सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट वीडियो। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। चलो, we learned in class 8 that the English East India Company defeated the Nawab of Bengal in Battle of Plassey in 1757। हमने क्लास 8 के सोशल साइंस में एक पढ़ा हुआ था, चैप्टर पढ़े हुए थे, सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर, जहां पर हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या किया था, बंगाल का जो उस समय का जो नवाब था उसको प्लासी के युद्ध में जो है, बैटल ऑफ प्लासी में जो है, जो कि 1757 को हुआ था, उसमें उन्होंने उसको हरा दिया था। ठीक है, सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, क्योंकि उस समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, सिराजुद्दौला था। तो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के पॉलिटिक्स में क्या होता है, एंट्री होता है। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया, और ये ब्रिटेन का जो है इंडिया पर कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप था। We also learned how the whole of India is slowly subjected by the British after that. In this chapter, we shall try and understand how the colonial government tried to influence and molded Indian society. इस पैराग्राफ में या इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जैसे बैटल ऑफ प्लासी को इन लोग जीत जाते हैं, उसके बाद इंडिया पे इंटरफेरेंस करना ये स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये इंटरफेरेंस करना स्टार्ट करते हैं तो किस किस सेक्शन को क्या क्या इंपैक्ट होता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। Colonialism went through many phases in India after 1757. Each phase was shaped by the British changing needs and the India's resistance. देखो, सबसे पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से इन लोगों का एंट्री हो गया। उसके बाद जब तक हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हुए 1947 तक, तब तक 1757 से लेकर 1947 तक हमारा इंडिया में जो ब्रिटेन का काम करने का जो तरीका है वो अलग अलग फेसेस में जो है चेंज हुआ। कई बार ब्रिटेन अपने अकॉर्डिंग चेंज करते गया, कई बार हम लोगों ने रजिस्ट किया कि हम ये सब बातें नहीं मानेंगे, हम आपके लिए कपास का खेती नहीं करेंगे, कॉटन का खेती नहीं करेंगे। तो कुछ फेसेस जो हुए वो ब्रिटेन अपने फायदे के लिए चेंज किया, ठीक है, और कुछ फेसेस ऐसे थे जिसमें मजबूरी में उसको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। अब ये क्या क्या फेसेस थे वो हम लोग आगे के वीडियोस में जो है डिस्कस जो है करेंगे। Colonial policies transformed India from a once prosperous country into the poverty-stricken nation. ये जो कॉलोनियल जो पॉलिसी था ब्रिटेन ने जो अपने फायदे के लिए बनाया था, इसने इंडिया को क्या किया, एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेरस कंट्री से जो है ढकेल दिया एक गरीब कंट्री की ओर। But the resistance to foreign rule book India on the path to democracy and equality. While foreign into the modern nation, we read the story of India's struggle for democracy, equality, nationhood. We shall now learn about the colonial policies and their impact. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने हमें क्या क्या कंट्रोल किया, किस तरीके से हमने स्ट्रगल किया ताकि हमें डेमोक्रेसी मिल सके, ताकि हमें फ्रीडम मिल सके, किस तरीके से इक्वालिटी के लिए हमने लड़ा, किस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, किस तरीके से नेशनलहुड जो है ये सब चीजें हमारे अंदर में आई, कितने लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा इस फ्रीडम स्ट्रगल में, किस तरीके से गांधी जी का एंट्री होगा। ये बहुत सारी चीजें हम लोग आगे के चैप्टर्स में और आगे के क्लासेस में जो है हम लोग डिस्कस जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द एरा ऑफ मोनोपोली ट्रेड। देखो, द एरा ऑफ मोनोपोली ट्रेड का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। मतलब मार्केट में जैसे मान लो आपको, जैसे मान लेते हैं कि एक गांव है, ठीक है, आप लोगों का गांव है, उस गांव में एक ही दुकान है, कोई दूसरा दुकान है ही नहीं, तो वो दुकान वाला जितना में कोई भी चीज को बेचना चाहेगा, आप मजबूरी में क्या करोगे, उतना में ही खरीदोगे कि नहीं। तो मोनोपोली का मतलब ये होता है कि एक ही आदमी क्या करेगा, सब चीज को जो है क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर मोनोपोली का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, किस तरीके से उसने ट्रेड में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मोनोपोली स्टैब्लिश कर लिया। बाकी अलग यूरोपियन जो फ्रांस, जर्मनी, इटली के जो लोग आए थे इंडिया में, जो व्यापार करने के लिए आए थे, उन सबको भगा दिया और सिर्फ एक ही ट्रेड करने वाली कंपनी बची, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने किस तरीके से अपना मोनोपोली स्टैब्लिश किया वो हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म हैड टू ऑब्जेक्टिव्स इन इनिशियल फेज। जो ये ब्रिटेन के जो लोग थे जो इंडिया को कॉलोनी बनाए थे, उनका स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव था। द फर्स्ट वाज टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड। पहला था कि वो इंडिया का जो भी ट्रेड वाला जो सेक्शन है, उस ट्रेड वाले सेक्शन में सिर्फ एक ही आदमी का कंट्रोल होना चाहिए, एक ही कंपनी का कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंपनी कौन सी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
The East India Company wanted to ensure that it had the sole right to sell Indian goods in the international market. वो ये चाहते थे कि इंडिया के प्रोडक्ट जो भी होंगे उसको बेचने का जो राइट्स है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही जो है होना चाहिए। इसके पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, क्योंकि इंडिया में जो बने हुए सामान होते थे, जो मसाले होते थे, जो कपड़े होते थे, उनका यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था। तो इसीलिए ये चाहते थे कि इंडिया का जो ट्रेड है, जो यूरोप में जो सामान बिकेगा वो हमारे थ्रू ही बिकना चाहिए, कोई दूसरा इसमें जो है नहीं होना चाहिए। It wanted to reap the maximum profit by buying the goods cheap from the Indian peasant and the artisan, then hiking the prices in the foreign market. वो ये चाहते थे कि इंडिया के किसानों से, इंडिया के ट्रेडमैन से सस्ते दामों में सामान को खरीदे और यूरोप में जो है उसको महंगे दामों में बेचकर जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। The East India Company used its political power to establish its monopoly over Indian trade and the handcrafts. और इन्होंने इंडिया के जो ट्रेडमैन जो होते थे या जो ट्रेडक्राफ्ट होते थे, इन पे जो है कंट्रोल करने के लिए अपने पॉलिसीज को जो है इन्होंने पॉलिटिकल पावर को जो है यूज किया। पॉलिटिकल पावर का मतलब ये होता है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। तो ये दोनों वॉर के बाद जो है ना इंडिया के पॉलिटिक्स में ब्रिटेन का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन का जब कंट्रोल हो जाता है पॉलिटिक्स में, तो उसी का फायदा उठाते हैं ये यहाँ पे अपने सामान को परचेस करने के लिए, सेल करने के लिए। इट फोर्स द एस्टैब्लिश मर्चेंट टू ट्रेड एज इट्स एजेंट एंड द सन्टेड देम इफ दे रिफ्यूजेस टू कंपाइल। इन्होंने क्या किया, जो भारत के जो लोग थे जो ऑलरेडी व्यापार करते थे, उनको बोला कि आप हमारे लिए काम करो। इंडियन क्राफ्टमैन एंड द वीवर्स वर thus forced to sell their products cheaply to the company। और जो यहाँ के जो जुलाहे थे, जो कपड़ा बनाने का काम करते थे, उन लोगों को ये बोला गया कि आप जो भी सामान बनाओगे वो सामान ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेचोगे, वो भी हमारे दिए हुए दामों पर, मतलब सस्ते दामों पर आप हमें बेचोगे। As a result, although trade expanded, the artisans did not get their rightful due। इसके कारण से क्या हुआ, जैसे मान लो किसी एक आदमी को एक कपड़ा बनाने में जो है 3 दिन का समय लग रहा है और उसको जब वो बेचने जा रहे हैं 10 रुपए में बिक रहा है, तो इसके कारण से क्या होगा, सारे के सारे जो हैंडक्राफ्ट मैन जो थे वो क्या करेंगे, नुकसान में हो जाएंगे, क्योंकि बेचारा 3 दिन मेहनत कर रहा है। 3 दिन मेहनत करने के बाद जब वो बेचने जा रहा है तो जितना का सामान लग गया उतना तो उसको पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो इसके कारण से क्या हो गया, सबके सब जो है पॉवर्टी की तरफ जो है ढकेले गए। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू कंट्रोल एंड यूज द रेवेन्यू इट अर्न टू फर्दर ब्रिटेन्स इंटरेस्ट। पहला पर्पस तो ये क्या था कि ट्रेड पर ये अपना मोनोपोली स्टैब्लिश करे, सस्ते दामों में सामान को खरीदे और महंगे दामों में यूरोप में जो है बेचे। दूसरा इनका पर्पस ये था कि अगर इनको कुछ भी काम करना है तो पैसा इनको ब्रिटेन से लाना पड़ता था। जैसे क्या होता था, उस समय सिर्फ ब्रिटेन ही पावरफुल नहीं था, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे और भी देश थे, तो उनके साथ उनको लड़ाई करना पड़ता था, कई बार जो है कुछ सामान भेजना पड़ता था, तो इसमें बहुत सारा खर्चा होता था। तो वो ये चाहते थे कि ये जो लड़ाई का जो खर्चा है, जो या फिर ऑफिसर्स को जो सैलरी देने का जो खर्चा है, कोई भी काम है वो हम ब्रिटेन के पैसे से ना करें, वो हम इंडिया के पैसे से ही करें, ठीक है। और ब्रिटेन का जो भी डिमांड है, जो भी उसको जरूरतें हैं, वो जरूरत की सारी चीजें हम इंडिया के पैसे से ही क्या करें, प्रोवाइड करें। But to control the revenue, it had to first wage it war to establish its supremacy in India। लेकिन अगर उसको यहां से पैसा अगर कमाना है तो पहले इंडिया पे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। Fighting was requires large finance. The company tried to cover the cost from its Indian revenue. To increase its revenue, it tried to conquer new territories and merge them into the British Indian Empire। अब जब वॉर होता है तो एक वॉर जब होता है ना तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये खर्चे को मैनेज करने के लिए अब ब्रिटेन के लोग क्या करने लगे, और बड़े बड़े एरिया को अपने कब्जे में करने लगे, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया इनके कब्जे में होगा उतना ज्यादा ये टैक्स वसूल सकते हैं और उतना ज्यादा इनका रेवेन्यू जो है आ सकता है। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम इंडिया के जितने मैक्सिमम एरिया को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, करेंगे, और वहां पर टैक्स से क्या करेंगे, अपने सारे काम जो है हम लोग मैनेज करेंगे। The company also introduced a new land revenue system in the all territories it controlled. The zamindars were recognized as the owner of the land and were given the right to collect the rent from the peasant। अब इन्होंने क्या क्या, देखो इंडिया में जितने पहले के जो भी लोग थे जो काम करते थे, वो सारे काम इनके खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि ट्रेड तो कर नहीं पा रहे हैं, व्यापार करने में फायदा हो नहीं रहा है, तो सबके सब क्या करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। तो सबके सब जब एग्रीकल्चर करने लगे तो इन्होंने एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया।
रेवेन्यू सिस्टम का मतलब ये था कि इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े गांव को मिलाकर जो है जमींदार बना दिया गया। जैसे मान लो कि 1000 मतलब 400-500 गांव को मिलाकर या 40-50 गांव को मिलाकर जो है उन सबका एक हेड बना दिया गया। या ये समझ लो और सिंपल भाषा में, एक गांव में जितना भी खेत है, उस खेत में करने वाले जितने भी किसान हैं, उन किसानों के ऊपर जो है एक जमींदार बना दिया गया। जमींदार एक आदमी होता था, एक पोस्ट होता था। वो उसको बोल दिया गया कि तुम्हारे गांव में जितनी भी जमीनें हैं, जितने भी किसान खेती करते हैं, तुम उन सब के मालिक हो और तुम क्या करोगे, उन सब किसानों से टैक्स को कलेक्ट करोगे और टैक्स को कलेक्ट करने के बाद जो है हमको लाकर दोगे। तो इन्होंने जो है जमींदारी सिस्टम जो है इन्होंने क्या कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। The colonial government increased its share of the tax collected to maximize its land revenue. The long-term impact of the policy was that the peasants were impoverished and become a victims of the unprecedented famines. अब देखो, अब मान लो मैं एक आदमी को जमींदार कर देता हूं और उसको बोलता हूं कि तुम किसानों से इतना टैक्स मेरे को ला कर दोगे, तो वो जमींदार अपना भी तो फायदा देखेगा कि नहीं। जैसे मान लो आपके गांव से 100 रुपए टैक्स वसूलने का जो है ब्रिटेन ने जो है क्या क्या जमींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो अब वो 100 रुपए ही तो वसूलेगा नहीं, क्योंकि उसको तो अपना भी पेट पालना है, अपना भी खर्चा करना है। तो क्या करेगा, 100 के बदले जो है 150 रुपए या 200 रुपए पूरे गांव से वसूलेगा और 100 रुपए ब्रिटेन को जाकर देगा और बाकी जितना एक्स्ट्रा बचेगा उसको अपने पॉकेट में डाल देगा। तो इसके कारण से जो किसान जो होते थे ना, वो और फंस जाते थे। जितना उनका प्रोडक्शन नहीं होता था, उसका मैक्सिमम वाला हिस्सा जो है वो टैक्स के फॉर्म में ही जमा करना पड़ता था। तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, उनके पास कुछ बचता ही नहीं था। तो इसके कारण से किसान जो है क्या करने लगे, खेती करना छोड़ने लगे, या अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गए, तो जिसके कारण से बहुत सारे लोग भी क्या हो गए, एक्सपायर जो है या उनकी जो है डेथ भी जो है हो जाती थी। They took loans from money lenders to pay the increasing land dues, but were trapped in the lifelong bondage because they were unable to repay the loans. अब इसके कारण से क्या होता था, टैक्स तो पे करना इनके लिए कंपलसरी होता था। तो जब ये टैक्स पे नहीं कर पाते थे, तो जो मनी लेंडर्स होते थे, जो पैसा उधार में देते थे, उनसे क्या करते थे, ये पैसा लेते थे बड़े बड़े ब्याज के दरों पे और ब्रिटेन को क्या करते थे, ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे उनको टैक्स पे करते थे। तो इसके कारण से क्या होता था कि वो टैक्स के जाल में फंस जाते थे। देखो मान लो आप किसी की आदमी से, मुनीम से 10,000 रुपए उधार लेकर आप टैक्स पे किए। आप ये सोच कर गए कि अगले साल जब खेती अच्छा होगा तो मैं जमींदार को क्या करूंगा, टैक्स भी दे दूंगा और जो मैंने 10,000 रुपए उधारी लिया उसको भी चुका दूंगा। लेकिन अगले साल भी नहीं हुआ खेती, तो इसके कारण से क्या करना पड़ता था, टैक्स तो कंपलसरी था, क्योंकि ब्रिटेन वाले मानते नहीं थे, हमें टैक्स तो चाहिए मतलब चाहिए, आपका प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। तो इसके कारण से लोग जो है डेब्ट ट्रैप में क्या होते थे, फंस जाते थे। ठीक है, इसके कारण से इंडिया जहां पर एक जो प्रॉस्पेरस कंट्री था, अब वो गरीब के कंट्री में जो है श्रेणी में जो है गिनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द सेकेंड फेज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड द कॉलोनिज्म ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग में ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो वो इंडिया में ही बने हुए सामानों को खरीदते थे और यूरोप में जाकर बेचते थे। लेकिन सेकेंड फेज में क्या होता है, 1850 के आसपास ब्रिटेन में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यह होता है कि जो सामान अब हाथों से बनता था, वो अब सारा सामान किससे बनेगा, मशीनों से बनेगा। तो अब ब्रिटेन के पास जो है दो तीन चीजें चैलेंज के रूप में आती हैं। क्या क्या चीजें, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है तो पहला तो उनके सस्ते दामों में रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, दूसरा दूसरा ये चाहिए कि उनको अपने सामान को बेचने के लिए ह्यूज मार्केट चाहिए। तो अब ये दो चीजें जो है ब्रिटेन के माइंड में है। अब अपना जो प्लान है ब्रिटेन के लोग इस हिसाब से जो है प्रिपेयर करेंगे कि कहीं से सस्ता रॉ मटेरियल मिले और अच्छे दामों में अपने सामान को पूरे दुनिया के मार्केट में क्या कर सके, बेच सके। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। The Industrial Revolution began in England in 1750 and 1800. The new industrialists did not want to the East India Company to have monopoly trade with the India because it did not suit their interest. अब देखो, पहले जो है यूरोप के लोगों का जो भी डिमांड होता था, चाहे मसालों का हो, कपड़े का हो, सोने का हो, चांदी का हो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है क्या करती थी, फुलफिल करती थी। तो अब ब्रिटेन में भी तो लोकल व्यापारी होंगे, वहां भी तो लोकल मर्चेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको जो है ना फायदा नहीं दिखता था। सारा का सारा फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ही ले जाता था और उन लोगों को जो लोकल ट्रेडर्स जो होते थे, वहां पे जो लोकल शॉप वाले जो होते थे, उनको कुछ फायदा नहीं दिखता था।
तो अब वो क्या चाहते थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है साइड करना चाहते थे और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रॉ मटेरियल वगैरह या सामान वगैरह जो है चाहते थे। दे डिड नॉट वांट इंडिया टेक्सटाइल टू बी सोल्ड इन यूरोप। वो चाहते थे कि इंडिया का कोई भी जो सामान है वो यूरोप में ना बिके। ऑन द कॉन्ट्रेरी दे वांटेड इंडिया टू बाय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर्ड इन देयर फैक्ट्रीज। अब ये चाहते थे कि रॉ मटेरियल हम खरीदे इंडिया से, उसको लेकर आएंगे, उसको हम ब्रिटेन में बनाएंगे और ब्रिटेन से बना हुआ कपड़े को हम क्या करेंगे, इंडिया में बेचेंगे। ये इनका प्लान था। They put pressure on the British government to end the control of the East India Company, which was only traders group. स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो सिर्फ व्यापार करने के लिए ही आई थी। तो जो ब्रिटेन के जो व्यापारी लोग थे वो ब्रिटेन के गवर्नमेंट पर दबाव डालने लगे कि आप इस ईस्ट इंडिया कंपनी को बीच से हटाइए, इससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, और यही होगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिस्पॉन्डेड बाय ऑफिशियली एंडिंग द कंपनीज मोनोपोली इन 1813। अब देखो, कोई भी कंपनी जब इंडिया में रूल करने आता था ना, तो वो अपने यहाँ के राजा से या अपने यहाँ के गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेकर आता था। तो जब ब्रिटेन के व्यापारी लोगों ने बोला ब्रिटेन के गवर्नमेंट को कि आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करो और सबको मौका दो, ये बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इससे करके, तो वहां का जो गवर्नमेंट उसने क्या बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भी हमने राइट्स दिए थे इंडिया के साथ ट्रेड करने का, उसको 1813 में जो है खत्म कर दिया। It began to take more interest in Indian affairs and then after the 1857 War of Independence, it took over the administration of the Indian territories. अब इन्होंने क्या किया, पहले जो है इंडिया के ये ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन जब इनको भी फायदा दिखने लगा इंडियन मार्केट से, तो अब वहां का जो गवर्नमेंट है, पहले तो सिर्फ व्यापारी लोग इंटरेस्ट लेते थे, अब वहां का जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इंडिया के मार्केट पर जो है या इंडियन पॉलिटिक्स पर जो है अपना इंटरेस्ट जो है दिखाने लगा। और 1857 में आपको याद होगा कि जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोलते हैं, मंगल पांडे वाला मूवी देखा होगा आपने, तो उसके बाद से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। अब इंडिया पे जो कंट्रोल करने का जो राइट्स आ गया वो ब्रिटेन के गवर्नमेंट का था। इंडिया में कौन सा रूल बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, कितना टैक्स मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब का सब अब ब्रिटेन के लोग जो है क्या करने लगे, डिसाइड जो है करने लगे। वहां का जो राजा है, वहां का जो किंग है या वहां की जो क्वीन है, वो डिसाइड जो है करने लगी। Many changes were affected in India's trade policies. Import taxes on the British goods were either reduced or abolished to ensure that the goods manufactured in the British factories could sell in the Indian market. We learned about these policies in the previous chapter and also discussed in the impact on the Indians viewers. अब देखो, जब जो है इंडिया का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर वहां के गवर्नमेंट के पास चली गई, तो वहां के गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज बनाई। अलग अलग पॉलिसीज जैसे कि ब्रिटेन से अगर कोई भी सामान अगर इंडिया में बेचने के लिए कोई जाता है तो उसका टैक्स जो था वो बहुत कम कर दिया गया, या तो पूरी तरीके से टैक्स को बंद ही कर दिया गया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि सस्ते दामों में ब्रिटेन से बना हुआ सामान क्या हो सके, इंडिया में बिक सके। अब देखो, मान लो ब्रिटेन में एक कपड़ा 10 रुपए का बना है, ठीक है, अब अगर उस पर ब्रिटेन का गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा तो कपड़ा तो महंगा हो जाएगा, तो इंडिया वाले उस महंगे सामान को तो खरीदेंगे नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर 10 रुपए में कोई सामान अगर बना है तो 10 रुपए में ही इंडिया में बिकेगा, कोई एक्स्ट्रा टैक्स जो है उस पर नहीं लगेगा। ये ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने जो है इस तरीके से रिलैक्सेशन जो है दे दिया। अब इंडिया के जो बनाने वाले जो लोग थे उनका सामान तो हाथ से बनता था, तो उनका सामान 50 रुपए 60 रुपए में बनता था, जबकि ब्रिटेन का सामान 10 रुपए में बन जाता था। तो अगर एक आम आदमी कोई कपड़ा खरीदने जाता है, सेम क्वालिटी का कपड़ा है दो, एक 10 रुपए का है और एक 50 रुपए का है, तो आप किसको खरीदोगे? सिंपल सा बात है, कोई भी आदमी सस्ते चीज को, सेम क्वालिटी के चीज को 10 रुपए वाले को खरीदेगा। तो इसके कारण से इंडिया में बने हुए जो कपड़े होते थे अब वो बिकने बंद हो गए, और इसके कारण से बहुत सारे जो वीवर्स जो थे वो अब क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। They turned to farming in the absence of alternative livelihood. This increased the pressure on land. More people now had to earn a living from the same amount of land. This process of people shifting from industry to agriculture is known as the deindustrialization of India. It put the country in the rank of the world poor nation. अब बहुत सारे लोग जो कपड़ा बना बना कर अपना बिजनेस करते थे, अपना लाइवलीहुड चलाते थे, अब ब्रिटेन के प्रोडक्ट के कारण इनका लाइवलीहुड छीन गया। तो अब इनकी मजबूरी क्या हो गई, अब इनका कपड़ा तो बिकेगा नहीं,
तो अब ये खेती करने की तरफ जो है ध्यान चले गए। अब जमीन तो उतना ही है, लेकिन खेती करने वाले लोग क्या हो गए, ज्यादा बढ़ गए। तो इसके कारण से जो है क्या हुआ कि इंडिया में जो पहले इंडस्ट्रीज जो चलती थी, अब वो एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गई। यार इसको क्या बोला जाता है, इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बोला जाता है। अब बहुत सारे बेरोजगार हो गए। अब एक एक खेत है, उस खेत में काम करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, अब वहां 10-10 लोग आ गए, तो इससे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। तो इस तरीके से इंडिया में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आने लगा। There was another reason for India's impoverization, the transfer of India's wealth to England by the various means. The booty looted from the territories of the king and the salaries paid to the British soldiers and officials were all sent to England. These payments were made in the cash of the land revenue paid by the peasant. अब इसके अलावा इन्होंने जो है जो वीवर्स जो थे उनको तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, इंडिया का जो भी सोना चांदी जो भी रेवेन्यू था अब उसको ब्रिटेन भेजने लगे। कैसे, ये राजाओं को क्या करते थे, जबरदस्ती लूट लेते थे या उन पर प्रेशर डालते थे कि हमारे सैनिक लोगों को रखो, हमारे सैनिक लोगों को रखने के लिए पैसा दो, हमारे यहाँ के दुनिया भर का इस तरीके से वहां के जो छोटे मोटे जो राजा जो होते थे, किसान जो होते थे, उनसे बहुत ज्यादा पैसा वसूल कर डरा कर धमका कर जो है ब्रिटेन जो है भेजा जाता था। British industrialization required raw materials such as indigo, cotton, jute, while the demand for the agriculture products like cereals, tea, sugar also increased. अब यूरोप के लोगों को जो है डिमांड जो है बढ़ने लगा क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। अब उनकी डिमांड क्या क्या थी, उनको इंडिगो चाहिए, कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, इसके अलावा उनको सेरेल्स में चाय, शुगर, इस तरीके की चीजें जो है चाहिए। तो अब जो है क्या करेगा इंडिया, जैसा ब्रिटेन का डिमांड होगा वहां का सरकार वैसी खेती करने के लिए लोगों को बोलेगा। तो जब ब्रिटेन में इन सारी चीजों की डिमांड बढ़ने लगी तो ब्रिटेन के लोग जो है इंडिया के लोगों को प्रेशर डालने लगे कि आप इंडिगो का खेती करो, कॉटन का खेती करो, जूट का खेती करो, चाय का खेती करो, शुगर का खेती करो, जबकि इंडिया के लोगों को खाने का चीज क्या है, चावल है, रोटी है। तो ये सबसे उन लोगों को शिफ्ट करवा दिया गया और उनको चावल और गेहूं की खेती बंद करवा दिया गया और ये सबका काम जो है करवा दिया गया, जिसके कारण से बहुत सारे लोग क्या होंगे, भूखे भी जो है मरेंगे। कमर्शियल क्रॉप, इन्हीं को कमर्शियल क्रॉप भी बोला जाता है ना। तो इसके कारण से इंडिया का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी डिस्ट्रॉय हो गया। The government launched many irrigation projects to supply water to the peasants so they could grow commercial crop। और इन्होंने क्या किया, देखो कितने चालाकी से यहाँ के किसान जो है हमारे लिए इंडिगो, कॉटन, जूट की खेती कर सके, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे वाटर के प्रोजेक्ट लगा दिए ताकि पानी की कमी के कारण से ये सारे प्रोडक्ट बर्बाद ना हो, ना मर जाए करके, ठीक है। इट ऑल्सो लेड new railway lines to connect the major agriculture region to the seaports। the British steel industry in this। अब देखो इन्होंने एक और चीज क्या किया, इन्होंने एक काम किया, देखो पहले तो पानी की व्यवस्था कर दी ताकि जूट वगैरह, कॉटन वगैरह का जो प्रोडक्ट है वो खत्म ना हो, ना मर जाए, पानी की कमी से नुकसान ना हो। दूसरा, बड़े बड़े जो जगह थे जहां पर जो है जूट, कॉटन या जो भी मार्केट होता था, उस मार्केट को उन्होंने बंदरगाहों से जो है या सी पोर्ट से जो है उन्होंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया गया ताकि वहां के सामान को सीधा सीधा कहां पहुंचाया जा सके, सी पोर्ट में पहुंचाया जा सके और फिर सी पोर्ट से वो सारे सामान को हम कहां भेज सके, ब्रिटेन भेज सके। तो अपने फायदों के लिए उन्होंने इंडिया में रेलवे लाया, हमारे फायदे के लिए रेलवे नहीं आया था इंडिया में, वो वो अपने फायदे के लिए जो है रेलवे लाइंस वगैरह, वाटर सप्लाई जो है अपने बेनिफिट के लिए जो है। This benefited the British steel industry। In this way, Indian agriculture began serving the needs of the English industrialization। The production of cash crop grew, taking the place textiles in the export market। और इस तरीके से देखते देखते हमारे यहाँ के जो किसान थे वो ब्रिटेन के लोगों का जो डिमांड था उसको फुलफिल करने के लिए लग गए। और इस तरीके से एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, एग्रीकल्चर भी इस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जो है हो गया और इस तरीके से ब्रिटेन के लोगों ने हमें जो है एक्सप्लॉइट करना भी चालू कर दिया। ठीक है, अब अगले वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड, हमारे माइंड के साथ इन्होंने किस तरीके से खेला।